हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम टू सांगवान क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंसस यानी जनगणना। देखो, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें सेंसस से क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो इसमें हमारे एनसीईआरटी इंक्लूड रहेगी, लूसेंट इंक्लूड रहेगी, और जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो देख चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले देखो, जो जनगणना है वो संघ सरकार का है। यानी जो जनगणना किसका विषय है, संघ का। और हमारी 7वीं अनुसूची में तीन तरह बनाए गए, जैसे संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। तो इसमें जो 69 नंबर का है जनगणना, वो किसका विषय है, संघ सरकार का। और ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। जनगणना किसके अधीन है, गृह मंत्रालय। और इसमें एक महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। देखो, जनगणना की शुरुआत कब होती है, सन 1872 से लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन उसके बाद सन 1881 से लॉर्ड रिपन के काल में ये रेगुलर कर दी गई थी हर 10 साल बाद। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब से रेगुलर हुई है ये। 1881 से नियमित तौर पर जनगणना स्टार्ट कर दी गई थी। तो उस समय हमारे जनगणना आयुक्त कौन थे, डब्ल्यू प्लाई डेन थे। और जो 1951 की भारत की स्वतंत्र भारत की जनगणना थी, उसमें थे आर ए गोपाल स्वामी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, जनसंख्या घनत्व क्या कहते हैं, यानी डेंसिटी कैसे मापा जाता है। मान लो जितनी जनसंख्या है उसको क्षेत्रफल से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये आता है जनसंख्या घनत्व। यानी इतने आदमी पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, वो है जनसंख्या घनत्व। उसके बाद लिंग अनुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी कितनी महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, उसको बोलते हैं हम लिंग अनुपात। शिशु लिंग अनुपात 1000 बालकों पर बालिकाएं, यानी जितनी वो बालिकाएं हैं 1000 बालकों पर, यानी जो मेल बॉयज हैं उन पे बालिकाओं की संख्या कितनी है। देखो, इसमें पूछा जाता है कि कितने साल तक का, तो 0 से 6 साल तक का काउंट होता है। कितना, 0 से 6। ये पहले भी पूछा जा चुका है टीसीएस या रेलवे के एग्जाम में, ये याद रखना। शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 साल। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। उसके बाद साक्षरता दर क्या होती है, जो 7 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो पढ़ सकता है और अपना नाम लिख सकता है, पढ़ और लिख सकता है, उसको बोलते हैं हम साक्षर। मान लो जितने 7+ वाले साक्षर और 7+ वाली टोटल है, उसको बोलेंगे साक्षरता। तो ये परसेंटेज में होती है, कितने परसेंटेज में है। अब देखो, शिशु मृत्यु दर क्या है। शिशु मृत्यु दर क्या है, जो 1 साल से कम आयु वाले जितने बच्चे मरे हैं। मान लो जी 1000 बच्चे पैदा हुए हैं, उनमें से 20 मर गए, तो ये शिशु मृत्यु दर आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो कितने तक का काउंट होता है उसमें, 1 साल से कम वाले शिशु मृत्यु दर में। लेकिन जो शिशु लिंग अनुपात था उसमें कितना था, 0 से 6 साल तक के। और वो ऐसे ही जन्म दर, जीवित 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष के अंदर मरे, तो इन्हें क्या कहेंगे, शिशु मृत्यु दर। देखो, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले 3 कारक होते हैं। एक तो जन्म दर होती है, एक मृत्यु दर होती है, तीसरी है माइग्रेशन। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, आप कभी पीवाईक्यू करोगे या मैं करवाऊंगा तो उसमें हमेशा ही क्वेश्चन मिलेगा, तो ध्यान रखना। कौन से हो गए, जन्म दर, मृत्यु दर और माइग्रेशन। ये तीन ही है इंपॉर्टेंट फैक्टर जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जन्म दर क्या होती है कि 1000 जीवित बच्चे जो 1 साल के अंदर है, कितने जीवित रहे, कितने मर गए, ये सब होता है जनसंख्या और मतलब जन्म दर और मृत्यु दर में। यहाँ बढ़ते नेक्स्ट। देखो, बर्थ रेट क्या होगा, 1000 पर जीवित जन्मे और नंबर ऑफ लाइव बर्थ, यानी जो 1000 बच्चे थे उनमें से कितने जीवित रहे 1 साल के अंदर। और डेथ रेट क्या होता है कि 1000 पर मृत बच्चों की संख्या, यानी 1000 बच्चों ने जन्म लिया, उसके बाद 19 मरे, 20, 30, 40 ऐसे, तो वो बोलते हैं डेथ रेट। और माइग्रेशन, ये 3 फैक्टर थे जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, यानी किसी भी देश की पॉपुलेशन को। तो एक है माइग्रेशन। माइग्रेशन दो तरह से होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल यानी आंतरिक, जो देश के अंदर ही अंदर हो, और एक्सटर्नल जो बाहरी हो, देश के अंदर, यानी इसमें जनसंख्या में कोई बदलाव नहीं होता, देश की जनसंख्या इधर से उधर रहती है। और जो बाहरी होता है वो देश के बाहर, ये मान लीजिए यहाँ से लोग दूसरे देश में चले गए, तो होता है एक्सटर्नल माइग्रेशन। देखो, इसमें अभी भी क्वेश्चन पूछा गया था 2025 एग्जाम्स में कि ये जो माइग्रेशन है सबसे ज्यादा कहाँ देखा जाता है, तो एक गांव से गांव में देखा जाता है। कितना है, 47%, यानी एक गांव से किसी दूसरे गांव की तरफ ज्यादा माइग्रेशन देखा गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो, डिपेंडेंसी रेस क्या होता है, यानी निर्भर है, डिपेंडेंट है किसी पर। जो 15 से कम उम्र के जो खुद कुछ नहीं कर रहे, और जो 60 से ज्यादा, अब उनमें कैपेसिटी बची नहीं है कुछ करने की। यानी जो 15 से कम है और 60 से ज्यादा है, इस ग्रुप वालों को क्या बोलेंगे हम, 15 से कम और 60 से ज्यादा, इनको बोलेंगे डिपेंडेंसी।
एक होता है पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, यानी जनसंख्या है उसका डबल टाइम। मान लो कोई जनसंख्या 1 से 2 होने में कितना समय लेती है, 2 से 4 होने में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। देखो ये क्वेश्चन आया था पिछले साल सन 2024 में। इसमें स्टैंडर्ड सेंसस ऐसा पूछ रखा था कि मेन वर्कर क्या होता है। मान लो दो तरह के वर्कर होते हैं, मेन वर्कर और एक होता है मार्जिनल वर्कर। तो देखो मेन वर्कर क्या होता है, मेन वर्कर होता है मान लो जिसको 183 दिन से ज्यादा का काम मिलता है, वो होता है मेन वर्कर। या तो 183 दिन, 183 और 83 से ज्यादा। और मार्जिनल क्या होता है, या तो 183 या उससे लेस हो। तो ये इसको बोलते हैं मेन वर्कर और मार्जिनल वर्कर। तो याद रखना आप, मेन वर्कर है, मेन वर्कर कौन होगा जिसको 183 से ज्यादा दिन काम मिलेगा, और एक साल में 183 से कम दिन काम मिलेगा, वो होगा मार्जिनल वर्कर। डिपेंडेंसी रेशियो 15 से कम और 60 से अधिक। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो गांव में गरीबी, बेरोजगारी, माइग्रेशन, इसको पुश और पुल फैक्टर बोलते हैं। देखो किसी गांव में गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी, तो वो किसकी तरफ जाएंगे, शहर की तरफ। तो यहाँ से तो पुश हो गए, गांव से धकेल दिए गए वे, और कहाँ चले गए वो, शहर ने उनको खींच लिया। शहर में क्या होता है कि रोजगार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि माइग्रेशन का कारण क्या है, जो गांव से शहर में जाते हैं। तो उसका कारण क्या है, स्वास्थ्य और रोजगार की बेहतर। देखो 1951 में शहरों की जनसंख्या इतनी थी, लेकिन 2011 में कितनी बढ़ गई, 31% हो गई टोटल जनसंख्या का। तो आप देख सकते हैं कि कितने लोग गांव से शहरों की तरफ गए हैं। अब देखो मिलियन प्लस सिटीज क्या होती है, दो मतलब जिनकी जनसंख्या मिलियन प्लस हो। जैसे पहले थे 51, 35 थी 2001 में, और 2011 में 53 हो गई थी। ये उल्टे हो गए डिजिट, 3 से यहाँ 3 चला गया, 5 यहाँ चला गया। तो 35 से कितना हो गया था, 53। और 2023 में अब कितनी है, 59 मिलियन प्लस सिटीज है जिनकी जनसंख्या मिलियन से ज्यादा है। तो गांव में बेरोजगारी पुश और पुल, रोजगार एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। 1951 में इतना था, 2011 में इतने परसेंट हो गए शहरी जनसंख्या। मीडियन प्लस सिटी 2001 में 35 थी, 2011 में 53 हो गई, और 2023 में 59, 35, 53 और 59। अब देखते हैं किशोर अवस्था क्या होती है, एडोलसेंट। तो जो 10 से 19 साल के बच्चे हैं, उनको बोलते हैं किशोर। कितने को, 10 से 19 साल को। तो इनके लिए सरकार द्वारा एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी भी बनाई गई थी, ताकि उनको फ्री व कंपलसरी एजुकेशन, यानी जो मुफ्त और जो जरूरी है ऐसी उनको शिक्षा मिल सके। जो नेशनल पॉलिसी आई थी हमारी 2000 में, उसके क्या क्या काम थे उसके। एक तो एजुकेशन से रिलेटेड था, जो 14 साल से कम उम्र तक के हैं वे उनको फ्री में शिक्षा मिले, और जो जरूरी है वो सारी शिक्षा मिले। और जो इन्फेंट मोरलिटी रेस थी, वो 30 से कम लाना था, नवजात शिशु मृत्यु दर को कितना, 30 से कम लेकर आना था। उसके बाद भारत सरकार फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी लेकर आई, कब लाई, 1952 में। तो क्या क्या, किशोर अवस्था 10 से 19 साल के किशोर हो गए। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी सन 2000 में, काम क्या था, फ्री व कंपल्सरी एजुकेशन, कितने साल तक के, 14 साल तक के। आ जा सकता है आगे क्वेश्चन 14, 15, 16, 17 ऐसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना 14 साल तक। इन्फेंट मोरालिटी रेट 30 से कम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो सेंसस में, इसमें जनसंख्या घनत्व दिखाई, जो रेड वाले इनका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। रेड में कौन कौन सा, एक तो बिहार है, सबसे ज्यादा बिहार का ही घनत्व है। ओ सॉरी सॉरी, सबसे ज्यादा किसका है, बिहार का। देखो सबसे ज्यादा है बिहार का, दूसरे पे है पश्चिम बंगाल का, सबसे कम किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। ये जो इनके मीडियम, हरियाणा पंजाब इनके। देखो बिहार का कितना है, 1102। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। बिहार का कितना है, 1102, अरुणाचल प्रदेश का 17। तो ये पूछा गया है, याद रखना 1102। एनसीईआरटी से लिया गया, तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं बिहार का कितना है, अरुणाचल प्रदेश का कितना है, दिल्ली का इतना है। तो देखो बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी, केरल और तमिलनाडु, ये घटते क्रम में यानी डेस्केंडिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा गणतव्य बिहार का। सबसे पहले पर कौन है, बिहार। दूसरे पर है पश्चिम बंगाल। थर्ड पर है ये यूपी। फोर्थ पे है केरल, जो ब्राउन कलर में दिख रहे हैं। और फिफ्थ पे है तमिलनाडु, उसके बाद हरियाणा पंजाब का आएगा।
और जो ये ग्रीन के हैं इनके कम है, उसके बाद इनके थोड़े से और ज्यादा हैं ये देश हैं, जैसे सॉरी ये कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना उसके बाद में बना था 2011 के बाद में, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, और इनके थोड़े से नॉर्मल है। अब बढ़ते नेक्स्ट में। देखो 2000 जो हमारी 11 की जनगणना थी वो हमारी कौन सी थी, 15वीं जनगणना थी। तो हमारा घनत्व कितना था, घनत्व देखा था हमने कितने व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, उसको बोलते हैं घनत्व। तो था 382, यानी डेंसिटी कितनी थी, 100। ऐसे देखो ये बिंदु लोगों की तरह है, इनमें डेंसिटी दिखाई गई है। तो जैसे ये गंगा की बेल्ट है, तो इसमें लोग ज्यादा बसे हुए हैं ऐसे इसमें। तो फिर यहाँ केरल में ज्यादा है थोड़े बहुत, तो ऐसे है। तो जनसंख्या कितनी थी उस टाइम हमारी, 121 करोड़। जो 1951 में कितनी थी, 36 करोड़। कितनी थी, 36 करोड़, यानी 361 मिलियन थी। अब इसमें 121 करोड़ हो गई है हमारी। 36 करोड़ से 121 करोड़, देखो कितनी बढ़ गई जनसंख्या 60-70 सालों में। अब देखो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ये अभी तक आए नहीं है, आ सकते हैं, एक दो बार ही पूछे गए, लेकिन आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या होती है, यानी शारीरिक घनत्व क्या होता है। देखो ये टोटल पॉपुलेशन यानी जितनी जनसंख्या है उसके उसको डिवाइड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया, यानी जितना निवल संचित क्षेत्र, इसको क्या बोलेंगे, शारीरिक घनत्व। तो पूछा कैसे गया था, ये दे दिया था उन्होंने, मतलब टोटल पॉपुलेशन और नेट कल्टीवेटेड एरिया से डिवाइड किए तो क्या होगा, तो उसका रेशियो क्या होगा इनका, तो क्या था, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। एक होती है एग्रीकल्चरल, यानी जो टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है, और बाई में नेट कल्टीवेटेड एरिया। देखो जो एग्रीकल्चर पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसमें कल्टीवेटर और एग्रीकल्चर लेबर यानी मजदूर ये सब और उनके फैमिली मेंबर आते हैं। तो शारीरिक घनत्व क्या था, कुल जनसंख्या बाई निवल संचित क्षेत्र, और कृषि घनत्व कुल कृषि जनसंख्या। देखो कुल जनसंख्या, और ये देख लेना, इसको बोलते हैं शारीरिक घनत्व। ये पूछा गया ये क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा, दिल्ली पुलिस पता नहीं एसएससी सीपीओ एग्जाम्स में। अब देखो पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या बढ़ती है, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये दो तरीके होते हैं, एक तो नेचुरल, एक इंड्यूस यानी प्रेरित तरीका। नेचुरल कैसे होता है भाई, जन्म दर और मृत्यु दर के डिफरेंस के कारण जनसंख्या बढ़ती है और घटती है, यानी जन्म दर ज्यादा और मृत्यु दर कम होता है, जनसंख्या बढ़ेगी। एक होता है प्रेरित आने जाने से, यानी मान लो लोग आ गए चले गए, इसका भी जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है, माइग्रेशन। तो ये तीन ही फैक्टर थे जो हमने पढ़े थे, जन्म दर थी, मृत्यु दर थी और माइग्रेशन थी, जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। अब देखो एनुअल ग्रोथ रेट कितनी है 2011 में हमारी, यानी पर साल, हर साल, यानी पिछले साल इतनी जनसंख्या थी 50, इस साल 60 हो गई, तो 10 बढ़ गई ऐसे। सो तो ये 20% ऐसे ही, तो ये कितनी थी हमारी एक साल की, 1.64 थी। और दशकीय वृद्धि दर यानी डिकेड की, एक 10 साल की, उसमें कितनी थी वो, 17.7%। यानी 2001 के मुकाबले 2011 में 17.7% जनसंख्या बढ़ गई। तो कैसे निकालते, जो अब जनसंख्या है और जो पहले थी और पहले वाली डिवाइड, मान लो अब पहले 50 थी अब 60 हो गई, तो कितनी बढ़ी है, 10, 50 में से, तो ऐसे इसको निकालेंगे ग्रोथ रेट। अब देखो भारतीय जो जनसंख्या है उसको चार फेज में समझा जा सकता है, 1872 से लेकर 2011 तक। इसमें सबसे पहला फेज था 1901 से 1921 तक का, उसके बाद था 1951, 21 से 51 तक का, और 51 से 81 तक का, और 81 से एक, ये चार फेज कौन कौन से, 1 से 21, 1921 से 51, 51 से 81, और 81 से अब तक। पढ़ते हैं देखो पहले फेज के बारे में। देखो जो हमारा पहला फेज था 1901 से 21 तक, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, यानी उनकी हुकूमत छाई हुई थी, वो जी करता था वैसा कर लेते थे भारत के साथ। इसमें क्या था, स्टैगनेंट थी, यानी जो जनसंख्या थी रुकी हुई थी, स्टेशनरी पीरियड था। देखो क्वेश्चन आता है उसमें स्थिर मिलेगा आपको, लेकिन आपको इसकी स्थिर बताऊंगा मैं थोड़ा आगे, इसमें क्यों इंग्लिश में याद रखना है जरूरी है, स्टैगनेंट पीरियड। जो 1 से 11 तक का था वो स्टैगनेंट पीरियड था। और ग्रोथ रेट वेरी स्लो थी, यानी जो वृद्धि दर थी वो बहुत कमी थी। और 1911 से 21 के दौरान तो ये जनसंख्या नेगेटिव चली गई थी, क्योंकि बर्थ रेट भी आई था, डेथ रेट भी आई थी। ज्यादा जन्म लेते थे बच्चे तो अवेयर नहीं थे, भाई कम जन्म लो, फिर उसके बाद और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, तो इसके कारण मर भी ज्यादा जाते थे, तो दोनों चीजें आई थी। तो इसलिए ये इतने ही जन्म लिया, इतने ही मर गए, तो जनसंख्या रुकी हुई थी, यानी स्टेगनेंट थी। ये पुअर हेल्थ और मेडिकल सर्विस थी, अनपढ़ थे, खाने पीने की कमी थी, इतनी ज्यादा लोगों को मतलब समझ नहीं थी कितने बच्चे पैदा करें, कितने वो करें, ना कोई मेडिकल सुविधाएं थी उनका भी इतना ज्यादा
दोष नहीं था। और एजुकेशन भी कम थी, तो ज्यादा जन्म लेते थे, ज्यादा मर जाते थे। तो 1900 जो 11 से 21 तक का, उसमें तो नेगेटिव चली गई थी हमारी वर्दी। मान लो ये 50 थी तो 40 रह गई थी जनसंख्या, ऐसा था एग्जाम्पल के तौर पर। तो उसको क्या बोलते हैं, महाविभाजक वर्ष इसलिए बोलते हैं 21 को, क्योंकि जब 21 की सेंसस हुई उस टाइम पर भारत की जनसंख्या माइनस में चली गई थी। तो फेस वन 1 से 21 स्टैग्नेंट पीरियड था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखने का। क्यों था? क्योंकि बर्थ रेट आई था, स्टेटमेंट में कभी पूछा जा सकता है, यानी तथ्य दे देंगे एक या दो में से कौन ठीक है। तो ऐसा अब है। नेक्स्ट, जो सेकंड फेज था वो था 21 से 51 तक का। जो पहले फेज में क्या था, जनसंख्या स्टैग्नेंट थी, यानी रुकी हुई थी, स्थिर थी। दूसरे में क्या है, धीरे धीरे बढ़ने लगी, लोग थोड़े अवेयर हो गए। जन्म दर तो ज्यादा होगी लेकिन मृत्यु दर कम हो गई। कैसे कि थोड़ी बहुत मेडिकल सुविधाएं मिल गई, बेटर ट्रांसपोर्ट मिल गया, लोग अवेयर हो गए, और हेल्थ सर्विस भी अच्छी हो गई थी। तो इसके कारण जनसंख्या थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी थी, यानी एक जो नॉर्मल अच्छी स्टेडी ग्रोथ होने लगी थी थोड़ी थोड़ी करके। ठीक है, तो इसमें देखो जो क्वेश्चन आएगा उसमें 1 से 21 में भी स्थिर दिखा देंगे, क्योंकि हिंदी का दोनों जगह सेम रहेगा। इसमें 21 से 51 तक भी स्थिर दिखा देंगे। लेकिन क्या याद रखना, ये इसमें था स्टेगनेंट वर्ड। देखना आप इंग्लिश स्टेटमेंट चेंज करके देख सकते हो एग्जाम में, स्टेगनेंट होगा। और ये क्या होगा, स्टडी पीरियड पूछा जाए तो उसमें 21 से 51 तक का होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। उसके बाद देखो 51 से 81 तक क्या हुआ, भारत आजाद हो गया था अंग्रेजों से। ठीक है, गुलाम लोगों को खाने पीने की सुविधाएं अच्छी होने लगी थी। तो इसमें देखो, इसको जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है इस पीरियड को, यानी इसमें जो हमारी जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी 1951 से लेकर 1981 तक के पीरियड में। तो इसमें मृत्यु दर तो बहुत कम थी, लेकिन जन्म दर बहुत ज्यादा हो गई थी, लोग बच्चे पैदा बहुत ज्यादा करने लग गए थे। तो इसके कारण क्या हुआ था कि जनसंख्या में एकदम से एक्सप्लोजन हुआ था, जनसंख्या विस्फोट। जो एनुअल ग्रोथ थी 2.2% बढ़ गई थी। देखो 2011 में हमारी एनुअल ग्रोथ कितनी थी, 1.6%। लेकिन जो वो टाइम था उसमें कितनी हो गई थी, 2.2%। 51 से 81 तक के क्वेश्चन में। अब स्वतंत्रता के बाद देखो विकास होने लगा, अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया, नील हरित क्रांति आई। और जो कोई देशों के साथ, जैसे चीन ने तिब्बत पर युद्ध, तिब्बत को मतलब हड़प लिया था, तो उसके बाद जो तिब्बती थे वो भारत में आ गए थे। कुछ बांग्लादेशी 1972 का युद्ध था, उसके बाद भारत में शरण ले ली थी। नेपाली आ गए थे, पाकिस्तानी। तो इस कारण माइग्रेशन भी बहुत ज्यादा हुआ था। तो इसके कारण भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जो फेस 1900, जो फेस फोर है वो 1981 से लेकर अब तक का। देखो 1981 के बाद लोग थोड़े अवेयर हो गए, भाई ठीक है इतने बच्चे पैदा करना सही नहीं है। उनको हेल्थ की सर्विस भी देनी है, एजुकेशन भी देनी है। तो इन्वायरमेंट भी ऐसा मतलब रखना है, ठीक है, बैलेंस बना रहे। तो उसके कारण उन्होंने थोड़ी बहुत चीजों को समझा, और ग्रोथ रेट हमारी कम हो गई, क्योंकि जन्म दर कम हो गई। जन्म दर कम का कारण क्या है कि लोग थोड़ी लेट शादी करने लगे, एजुकेशन हो गई, समझ बन गई लोगों में। तो इस कारण जो ट्रेंड हुआ वो बर्थ रेट का कम हुआ, कब से लेकर 1981 से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कब से कम होना स्टार्ट हुई थी, 1981 से। तो उस टाइम डब्ल्यूएचओ ने पहले मतलब ऐसी कोई स्टेटमेंट दी थी कि 2025 तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ हो जाएगी। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डब्ल्यूएचओ ने कब तक कहा था, ये 2025 तक कहा था, कितनी कहा था, 135 करोड़। अब बढ़ते नेक्स्ट में। ये देखो ग्रोथ रेट। तो नॉर्मल देखो, आप देख सकते हो जो ग्रीन वाला हिस्सा आ रहा, तो इसमें है ना जनसंख्या में ज्यादा वृद्धि हुई थी ग्रोथ रेट में। यानी जो पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, असम है, तो इस एरिया में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी ग्रोथ रेट में, यानी 20 से 25%। और जो हमारा साउथ का एरिया है ना, तो इसमें सबसे कम हुई थी। जैसे केरल में तो सबसे कम ही थी ग्रोथ रेट, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले। वह जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में न्यूनतम थी, तो वो था केरल था हमारा। ठीक है, आप देख सकते हो ग्रीन वाले में ज्यादा हुई थी और ये नीचे वाले में कम हुई थी। अब है नेक्स्ट। देखो ये एनसीईआरटी का पूछ सकते हैं कभी आए तो। जैसे आंध्र प्रदेश में जो थी वो 3.5% हुई थी, और जो महाराष्ट्र की जो 6.7% थी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ग्रोथ रेट आंध्र प्रदेश की 3.5, महाराष्ट्र की 6.7 ग्रोथ रेट थी। एक हमारी देखो वो थी 17.7% थी। वो आगे पढ़ेंगे। देखो सबसे ज्यादा अच्छा है जनसंख्या वाले कौन कौन से स्टेट हैं, यूपी। ये परसेंटेज में नहीं, मतलब उसमें नहीं है, घनत्व में नहीं है, वैसे नॉर्मल है यूपी। उसके बाद है महाराष्ट्र। उसके बाद है बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। ये आपको याद रखने हैं। तो हमारे देश की लगभग
40-45% जनसंख्या इन राज्यों में मिलती है। अगर डेंसिटी देखेंगे घनत्व तो उसमें तो सबसे पहले बिहार ही था डेंसिटी में, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल था। तो ऐसे थे डेंसिटी के हिसाब से। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो किशोर अवस्था हमने पढ़ा था, 10 से 19 साल को क्या बोला जाता है, किशोर अवस्था। और जो डिपेंडेंस थे वो कितने थे, 14 साल से या 59 साल से ऊपर वालों को क्या बोला जाता था, डिपेंडेंट। देख सकते हैं हम डिपेंडेंट का। सॉरी, ये किशोर अवस्था है 10 से 19 साल तक की। एक बार रिवाइज हो जाएगा, दोबारा देख लेना नहीं तो। ये डिपेंडेंस, ये जो 15 से कम थे और 60 से ज्यादा थे, ये क्या थे, डिपेंडेंस, सॉरी। 15 से कम और 60 से ज्यादा, 15 और 60। अब देखो किशोर अवस्था कब थी ये नेशनल यूथ पॉलिसी, देखो अभी देख रहे थे सीजीएल 2000 प्री में आया हुआ है ये। सीजीएल 2025 में प्री में एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट था। तो नेशनल यूथ पॉलिसी कब आई थी, 2014 में राष्ट्रीय युवा नीति। इसका मतलब मेन रीजन क्या था कि युवाओं को इंपावर करना, उन्हें मजबूत करना है। तो युवा अवस्था कब से कब तक होती है, 15 से 29 तक वालों को युवा माना जाता है। देखो तीन चार चीजें हैं। किशोर हो गए 10 से 19 साल तक की, डिपेंडेंट हो गए जो 15 से कम है और 60 से ऊपर है, वो हो गए डिपेंडेंट। उसके बाद किशोर हो गए, ये हो गए बाकी यूथ हो गए जो 15 से 29 साल तक के, वो यूथ है। वो सबसे ज्यादा युवा देश कौन सा है, भारत है। तो नेशनल पॉलिसी कब आई थी, ये आ सकता है, देखो यूथ पॉलिसी आ गया, अब ये क्वेश्चन आगे आ सकता है, याद रखना, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल, कौशल विकास के लिए, ये कब पूछी, कब आई थी, ये 2015 में। तो ये पूछा जा सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में, सन याद रखना 2015। अब देखो वो जैसा हुआ था, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है हमारी, 68.8%, और गांव उस शहर की होगी 32, क्योंकि जो पहले देखो कितनी बड़ी थी, हम देख चुके थे। जो गांव से शहर में लोग ज्यादा आने लगे थे, रोजगार की सुविधाएं ज्यादा हो गई थी और मेडिकल सुविधाएं ज्यादा। तो गांव कितने हमारे यहाँ, 6,40,867 गांव थे 2011 की जनगणना के अनुसार। उनमें से जो 93.2% है जो बसे हुए हैं, यानी 5,97,608 गांव। तो 6,40,000 के करीब गांव थे, 6 लाख या 41,000 मान लो। और जो 5-6 लाख थे वो बसे हुए करीब गांव थे। तो सबसे ज्यादा गांव की जनसंख्या कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश और बिहार में। तो ऐसा पूछा जा सकता है, दो सीरीज याद रखना, सबसे ज्यादा गांव में लोग कहाँ पर रहते हैं, हिमाचल और बिहार में, यानी नॉर्थ इंडिया के हैं दोनों। उसके बाद सबसे कम कहाँ पर है, गोवा में और मिजोरम में। सबसे कम जो गांव में लोग रहते हैं, यहाँ शहरी जनसंख्या ज्यादा है, कहाँ पर है शहरी जनसंख्या ज्यादा, गोवा में। ये परसेंटेज के हिसाब से है। अगर वैसे देखोगे तो वैसे महाराष्ट्र यूपी के आगे मिल जाएंगे आपको। देखो गांव में आदमी के जो एवरेज है, जो नॉर्थ ईस्ट है, जो पंजाब है, पंजाब नहीं सॉरी, जो नॉर्थ ईस्ट में है, जो हमारे सेवन सिस्टर हैं उनमें, जो राजस्थान और कच्छ में, उनमें 100 है एवरेज। लेकिन केरल और महाराष्ट्र में गांव बड़े बड़े, 17-17 हजार लोग गांव में रहते हैं, तो वहां पर घनत्व बहुत ज्यादा है। तो देख लो ग्रामीण जनसंख्या इतना, गांव में मतलब गांव इतने थे, फिर बसे हुए 93 पॉइंट। सबसे ज्यादा गांव में जनसंख्या हिमाचल प्रदेश और बिहार में, और सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला यूपी 53.3% थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो शहरों की कितनी हमारी, 31.16%। तो ये एक दिया था लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, दिया था भाषा का, तो ये दिया था ग्रीसन सर्वे ने। उसके अनुसार भारत में 179 भाषाएं और 544 जो लोकल लैंग्वेज है। तो 1923 से 28 तक, तो ये ग्रीसन सर्वे के अनुसार 179 भाषाएं थी, लेकिन जो मूल संविधान में है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और सबसे ज्यादा बोलने वाले कौन है, हिंदी, और सबसे कम संस्कृत, बोडो, मणिपुरी। ये याद रखना, ये तो बहुत बार आ चुका है पहले भी। सबसे ज्यादा कौन से भाषाई लोग हैं भारत में, हिंदी से, लेकिन सबसे कम कौन कौन से हैं, एक तो है संस्कृत, उसके बाद है बोडो, और उसके बाद है मणिपुरी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो ये कुछ चीजें दिखाई गई है कि जो ओस्ट फैमिली है जो भारत में, किस तरफ से लोग कहाँ से आए हैं। देखो जो ऑस्ट्रिक है, यानी ऑस्ट्रिया से आए हैं, उन्हें ऑस्ट्रिक बोलेंगे। तो ये मेघालय, निकोबार आइलैंड, तो जो हमारा ये है मेघालय, निकोबार आइलैंड,
वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आउटसाइड इंडिया। तो ये कहाँ से आए, ये कौन सा एरिया है, ये ऑस्ट्रिक का एरिया है। यानी ये ऑस्ट्रिक एशियाटिक लोग बोले जाते हैं इनको, यानी जो निषादा, निषादा। उसके बाद द्राविड़, जो साउथ के वो लोग हैं इनको बोलते हैं द्राविड़ बोलने वाले, इनको बोलते हैं द्रविड़। इसमें तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल ये सब आ गए। इसमें दो तीन तरह के हैं, थोड़े बहुत ये इस साइड में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा को भी लगते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में तो लगभग ऑस्ट्रिया की तरफ से आए हुए, ऑस्ट्रेलियन की तरफ से ऑस्ट्रियाई बोलते हैं, इनको ऑस्ट्रियाड। ठीक है, साउथ वालों में द्राविड। उसके बाद सिनो तिब्बतन कौन हो गए, जो हमारे जम्मू कश्मीर का इलाका है, हिमाचल प्रदेश है, और ये सिक्किम है। ये कौन है, ये सारे ये हैं चीन तिब्बती लोग। चीन तिब्बती भाषा समूह, ये भाषा समूह दिखाए गए हैं। ये ऑस्ट्रेलियाई भाषा समूह है, ये द्राविड़ भाषा समूह है, चीन तिब्बत भाषा समूह। और सबसे बड़ा कौन सा हमारे यहाँ, इंडो आर्यन, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, इंडो आर्यन। जिसमें ये देखो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सारा इलाका आता है। ये सबसे बड़ा समूह कौन सा है, इंडो आर्यन का, यानी जो भारत और आर्यन के लोग। तो जो 73% है वो भाषा समूह इंडो आर्यन का है इंडिया में। तो सबसे बड़ा कौन सा है, इंडो आर्यन। ये आया हुआ है क्वेश्चन, देख रहे ना आप सर्च करके गूगल पे, अगर कोई किसी को लगे ना मतलब ऐसे ही बोल दिया, तो आप गूगल करना, ये लाइन भरना और देख लेना। अब देखो सबसे ज्यादा कौन है भारत में, सबसे पहले सबको पता है हिंदू है, हिंदू 80% है। मान लो हमारी जनसंख्या 121 करोड़ है, मान लो अब तो 140 होगी, तो उसका 80% देगा, 14 8 112, तो 112 करोड़ तो आपको हिंदू ही मिलेंगे। तो उसके बाद अब मुस्लिम है, चलो ये तो हिंदू और मुस्लिम, ये तो फर्स्ट सेकंड है। देखिए थर्ड पे क्रिश्चियन है, कोई सिख बुद्ध ये नहीं है। थर्ड पे कौन है हमारे यहाँ, क्रिश्चियन, ये याद रखना है, 2.3% है। उसके बाद सिख है, बुद्धिस्ट है और जैन है। तो ये कौन कौन से हो गए, CSBJ, CSBJ, ये 3 4 5 और 6 नंबर पे। देखो मुस्लिम 14.2% और सबसे ज्यादा मुस्लिम मेजोरिटी कम्युनिटी कहाँ पर, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में और लक्षद्वीप में। तो लक्षद्वीप मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो क्रिश्चियन है वो कहाँ पर मिलेंगे हमें, वेस्ट कोस्ट में, यानी जो पश्चिमी तट पर है, जैसे गोवा में हो गए या केरल में हो गए, और नॉर्थ ईस्ट में भी ये मिलते हैं। उसके बाद छोटा नागपुर का पठार में, और मोस्टली ग्रामीण जनसंख्या है इनकी, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद जो बुद्धिस्ट हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा चुका है। सबसे ज्यादा PYQ है ये, सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में एक और है, सबसे ज्यादा माइग्रेट लोग भी महाराष्ट्र में रहते हैं, यानी जो प्रवासी है सबसे ज्यादा वो महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में अवसर ज्यादा थे, फिल्म इंडस्ट्री थी, रोजगार के अवसर ज्यादा थे लोगों के पास में। तो सबसे देखो हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, थर्ड पे क्रिश्चियन, या कंफ्यूज मत होना, थर्ड पे है क्रिश्चियन, फोर्थ पे है सिख, फिर है बुद्धि और जैन। जैन बहुत ही 0.4% है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भी भारत में कौन है, जैन है। उसके बाद है बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट है 0.7%, और सिख 1.7, उसके बाद क्रिश्चियन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो भारत की जनसंख्या के 3 ग्रुप हैं, मेन वर्कर, मार्जिनल और नॉन वर्कर। देखो मेन वर्कर हमने पहले पढ़ा था, जिनको 183 दिन या इससे ज्यादा काम मिलता है, मेन वर्कर में है। 183 या कम मिलता है वो मार्जिनल में। एक नॉन वर्कर है जो 60% है भारत का, जिनके पास है कुछ भी नहीं। और सबसे ज्यादा नॉन वर्कर कहाँ पर है, यूटी कौन सी है, दादरा नगर हवेली दमन और द्वीप में, यहाँ पर सबसे ज्यादा नॉन वर्कर लोग पाए जाते हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है। देखो मेन वर्कर एक मुख्य हो गया, एक मार्जिनल हो गया, 183 प्लस वाले मेन वर्कर। तो इनकी जनसंख्या कितनी है, यानी 40%। तो वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की, 40% है करीब, और जो नहीं है वो है 60%। सबसे कम वर्किंग पॉपुलेशन है लक्षद्वीप में, जो सबसे ज्यादा है हिमाचल प्रदेश में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखो तीन एरिया है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो प्राइमरी कौन सा, जो प्राथमिक क्षेत्र जिसमें भी निर्माण का काम होता है, माने कृषि हो गया, वन हो गया, सारे इसमें लगे लोग किसमें आते हैं, प्राइमरी में। तो ये भारत की जनसंख्या का 54% है, 54.6%। उसके बाद है सेकेंडरी, यानी जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का, उद्योगों का है, ये सारा किस में आएगा, सेकेंडरी में। यानी जो प्राइमरी से सामान लेकर जो सेकंड वाली यूज करते हैं वो है सेकेंडरी। तो ये है 3.8
परसेंट। और तीसरा कौन सा है? तृतीय सेवा और संचार यानी ट्रेड और कॉमर्स। देखो 2000 की जो 11 की जनसंख्या थी उसने भारत में जो कार्य लोगों को चार भागों में बांटा था। एक तो कल्टीवेटर, दूसरे एग्रीकल्चर लेबरर यानी कल्टीवेटर जो कृषक है, एग्रीकल्चरल लेबर जो मजदूर है जमीन से जुड़े हुए हैं, जो हाउस होल्ड जो घर पर इंडस्ट्री में काम करे, और दूसरे वर्कर। ये चार ग्रुप थे। कितने थे? चार। और जो सेवा क्षेत्र और कुछ अदर सेक्टर भी है जैसे दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़ में, इसमें अदर सेक्टर में भी लोग काम करते हैं। देखो जो वर्कर है तो खेती में कम रहे। 2011 में जो खेतों में लगी जनसंख्या थी वो 58.2% थी। तो 2011 में कमी आई है एक की बजाय। तो पूछ सकता है कि कोई स्टेटमेंट दे दे कि जनसंख्या में 2011 से 2021 तक गांव की जनसंख्या में कमी आई है, तो क्या है? यस। यानी जो 58% थी कितना रह गए? 54। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में कल्टीवेटर यानी किसान बहुत ज्यादा है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में। इसमें सबसे ज्यादा किसान है। और इसमें भूमि मजदूर सबसे ज्यादा कहाँ पर है? जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो यहाँ भूमि मजदूरों की जनसंख्या ज्यादा है। तो देख लेना, प्राइमरी में कृषि, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड में जो सेवा, संचार, ट्रेड, कॉमर्स सारा, थर्ड में चार ग्रुप हैं। कल्टीवेटर सबसे ज्यादा कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश, नागालैंड। एग्रीकल्चर लेबर जो कृषि में लगे हुए मजदूर हैं वो कहाँ पर है? बिहार, झारखंड। एक हाउस होल्ड ये बच गए बाकी। तो 2011 से दो मतलब 2001 से 2011 तक जनसंख्या जो प्राथमिक क्षेत्र में कम हुई है, तो 58 से कितनी रहेगी? 54। अब देखो 2011 की जो जनगणना है, कुल विवरण 15 थे और 29 विषय थे इसमें। ये क्वेश्चन चल रहा है अभी हाल में, फिलहाल में ट्रेंड में है। कितने विषय से? 29 विषय पूछे गए थे, यानी कुछ टॉपिक थे वो 29 थे। तो पुरुष कितने हमारे यहाँ? 51.4%, महिलाएं 48। तो कितने? 51% पुरुष हैं, इतनी महिलाएं हैं। तो विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? बाहर 17.5%। तो हमारी जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। तो जो हर साल वृद्धि थी वो कितनी थी? 1.64। और जो डिकेड की थी वो थी 17.7%। 2011 में कितने था? 593। और 2011 में होगा 640। तो इतनी वृद्धि हुई थी इसमें। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। डेंसिटी कितनी है हमारी? 382। यानी जो जनसंख्या घनत्व वो कितना है? 382। लिंग अनुपात 943, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। जो शिशु लिंग अनुपात है 918। शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 साल तक वाले। तो हमारी लिटरेसी रेट कितनी है? यानी जो साक्षरता हमारी 74.04%। तो मेल कितने साक्षर? इतने। और फीमेल इतने। तो कुल 15 विवरण दर्ज, 29 विषय। पुरुष, महिलाएं 17.5 वर्ल्ड का। 10 साल में वृद्धि हुई 17.7, एनुअल ग्रोथ से 8.6। ये शायद पता नहीं अभी कैसा डाटा है, तो बाद में बताएंगे जरूर आपको। सॉरी इसके लिए। तो हमारी डेंसिटी कितनी है? जनसंख्या घनत्व 382। सेक्स रेशियो 943। और लिंग अनुपात 918 या 19 भी कहीं कहीं लिखा आ सकता है। तो लिटरेसी इतनी है। मेल हमारे यहाँ पुरुष कितने साक्षर हैं? 82.14%। तो महिलाओं की साक्षरता 65%। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, पुरुष कितने साक्षर हैं? 82% जो पॉपुलेशन ऑफ पुरुषों की साक्षर है, और 55%, 65 महिलाओं की। अब देखो ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता तो सबसे कम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। यानी जो आंध्र प्रदेश के गांव में बसे हुए लोग हैं वो औरों के कंपैरिजन में कम साक्षर हैं। और जो गांव के लोग सबसे ज्यादा केरल। केरल तो हर जगह में साक्षरता में कोई भी क्वेश्चन आए तो केरल हमेशा लगा देना, पहले ही मिलेगा। तो गांव की जनसंख्या हमारी इतनी है, शहरों की इतनी है। और जो एससी और एसटी का है, एससी एसटी में परसेंटेज में वृद्धि हुई 16.6, इसमें एसटी में 8.6। तो ये इसका डबल है लगभग। तो इनका लिंग अनुपात कितना था? 945। इनका था 990, यानी ये 45 दूनी 90। अब इनकी दशकीय वृद्धि 20.8%, इनकी 23.7%। अब देखो जनसंख्या, राज्यों में सबसे कम जनसंख्या कितनी है? सिक्किम की है। उसके बाद उसमें सबसे कम यूटी में लक्षद्वीप की। तो कुछ जो सबसे कम जनसंख्या वाले पांच है, सबसे कम तो लक्षद्वीप की है, या यूटी लगा लो या राज्य लगा लो। उसके बाद दमन दीव की है, दादर नगर हवेली की है, अंडमान की है। तो ऐसे देखो दादर नगर हवेली की थोड़ी ज्यादा है दमन दीव से, सबसे कम है लक्षद्वीप की। उसके बाद है अंडमान की और सिक्किम की। तो ये देखो इनकी सीरीज याद रखना आप। हाँ, लक्षद्वीप, ओ लक्षद्वीप, दमन दीव,
दादर नगर हवेली और अंडमान। अब देखो ये लूसेंट का वो एनसीईआरटी का इंक्लूड था डाटा, अब है लूसेंट, ताकि मोस्टली हमारे क्वेश्चन कवर हो जाए इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। तो देखो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले 5 राज्य बताने हैं हमें। 1 सेकंड। कैसा लिया जाए? चलो ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं। तो सबसे ज्यादा किसकी है? यूपी की है। परसेंटेज भी जो हमारे पूरी जनसंख्या का लगभग 16.5% यूपी है। दूसरे पर महाराष्ट्र है। तीसरे पर बिहार है। चौथे पर पश्चिम बंगाल और पांचवें पर आंध्र प्रदेश है। तो ये देख सकते हैं हम, सबसे पहले पर कौन सी है? सबसे पहले पर है उत्तर प्रदेश। उसके बाद अब महाराष्ट्र की जनसंख्या है। उसके बाद बिहार की है, पश्चिम बंगाल। देखो क्वेश्चन ये याद रखना है, 4-5 तो याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा ना क्वेश्चन का है ना लेवल बड़ा है, क्योंकि कंपटीशन बड़ा है, लोग ज्यादा तैयारी कर रहे हैं। तो किसी न किसी मतलब क्वेश्चन का लेवल बढ़ा कर तो बाहर तो करना ही होगा एग्जिट तो बच्चों को। तो इसलिए थोड़ा बहुत क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। अगर ऐसे सेम पूछे रहेंगे तो कट ऑफ हाई जाती रहेगी। तो उसके कट ऑफ को नीचे लाने के लिए ये सब इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा किसकी है? यूपी की। उसके बाद महाराष्ट्र है। फिर बिहार है। पश्चिम बंगाल है। और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, 0.05। उसके बाद है मिजोरम। सिक्किम जैसे भारत का नक्शा ये ऐसे, सॉरी इतना अच्छा नहीं बनाएंगे, बन नहीं पाएगा, बनाएंगे नहीं। ऐसे सबसे कम किसकी है? सिक्किम की। उसके बाद है मिजोरम की। उसके बाद है थर्ड पे है अरुणाचल प्रदेश। फोर्थ पे गोवा है। और पांचवें पे है नागालैंड। तो पहले पे सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य यूपी, सबसे कम वाला सिक्किम। ये नॉर्मल पूछे जा सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। अगर आप ये भी गलती करोगे तो आप लगभग कंपटीशन से बाहर ही हो। जनसंख्या घनत्व देखो, जनसंख्या घनत्व क्या है कि प्रति स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व 1102 बिहार का, यानी 1106 इसमें, 1102 एनसीईआरटी में। तो आप एनसीईआरटी वाला थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद है दूसरे पे पश्चिम बंगाल पे है। तीसरे पे केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। हरियाणा जनसंख्या घनत्व भी अच्छा खासा, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में इनमें डिफरेंस है। तो आप एनसीईआरटी को अगर तवज्जो दोगे तो सही रहेगा। फिर उसके बाद तमिलनाडु का कितना है? 555। उसके बाद है सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। तो जो हमारा इंडिया का मैप है ऐसे, ठीक है ना भाई, थोड़ा ठीक ही बन पाएगा। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 17 है। उसके बाद है मिजोरम का जनसंख्या घनत्व है। तो मिजोरम की जनसंख्या भी कम है, सेकंड नंबर पे। तो इसमें भी सेकंड है ये, देखो। तो उसके बाद सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम थी, लेकिन सिक्किम का घनत्व थोड़ा ज्यादा है। उसके बाद है मणिपुर और नागालैंड, ये आपको याद रखना है। सबसे कम जनसंख्या वाले कौन से थे? कम में था, पहले पर था सिक्किम। दूसरे पर था मिजोरम। तीसरे पर था ये, सॉरी रुको, जो तीसरे पर था कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश। तीसरे पर था अरुणाचल प्रदेश। और चौथे पर था हमारा गोवा। और पांचवें पर था नागालैंड। तो अगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका था? अरुणाचल प्रदेश का, मिजोरम का, सिक्किम का और मणिपुर का। अब देखो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किसका है? तो सबको याद होगा, केरल का 1084 या 85 86 इतना आ सकता है। फिर तमिलनाडु का, ये साउथ के ही है हमारे, आंध्र प्रदेश, तीनों। ये तो तीनों साउथ के हो गए टॉप में जो जनसंख्या घनत्व लिंग अनुपात में है। उसके बाद मणिपुर का भी अच्छा और छत्तीसगढ़ का भी अच्छा, या लिंग अनुपात अच्छा है। तो अगर एक तो सबको याद है तो दो तीन से याद रख सकते हो आप, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और छत्तीसगढ़। ऐसी ट्रिक नहीं है इनकी, ये याद रखने पड़ेंगे, आपको समझना पड़ेगा मैप से। और सबसे कम लिंग अनुपात वाले कौन कौन से? हरियाणा का तो सबको ही पता है। उसके बाद दूसरा याद रखना, जम्मू कश्मीर का। उसके बाद सिक्किम का जनसंख्या लिंग अनुपात, इतना देखो 10-12 का ही डिफरेंस है इनमें। उसके बाद पंजाब का है। और उसके बाद यूपी का। तो कौन कौन से सबसे कम? हरियाणा। उसके बाद है जम्मू कश्मीर। उसके बाद है सिक्किम। उसके बाद है पंजाब और यूपी का। और सबसे ज्यादा शिशु लिंग अनुपात कितने का था? 0 से 6 साल वालों का था। तो सबसे ज्यादा किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। देखो लिंग अनुपात में बहुत ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम का है, मेघालय का। तो लिंग अनुपात में सबसे ज्यादा, यानी उनकी जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, इस बात से अंदाजा लगाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश का 972 है। मिजोरम का था 970।
और मेघालय का 970, सॉरी, छत्तीसगढ़ का है, उसके बाद केरल का है। सबसे कम लिंग अनुपात ये हरियाणा ही मिलेगा, लेकिन जम्मू यहाँ पर सेकंड पे पंजाब है। जम्मू कश्मीर थर्ड पे, वहां पर जम्मू कश्मीर सेकंड पे था लिंग अनुपात में। तो शिशु लिंग अनुपात जो 0 से 6 साल का, उसमें हरियाणा तो है, पंजाब है सेकंड पे, थर्ड पे जम्मू कश्मीर, फिर है राजस्थान और गुजरात। तो क्वेश्चन ये आया था, गुजरात का पूछा जा चुका था, तो दिया हुआ था इनसे अलग स्टेट थी गुजरात के साथ, दो तीन अलग ज्वाइन की हुई थी। तो आपको पांच तो ये याद रखने पड़ेंगे किसी न किसी हालत में, आप ये गलत नहीं कर सकते। अब देखो सबसे ज्यादा साक्षरता, ये सबको पता है, साक्षरता केरल की है सबसे ज्यादा। ये क्वेश्चन आया था, अभी परसेंटेज पूछा गया था, 91.3% याद रखना। केरल की अगर 94 है तो इसकी ये क्वेश्चन आया था एसएससी में। आप सर्च करके देख लेना, आपको गूगल पे मिल जाएगा कौन से एग्जाम में पूछा गया था। 24 या 25 का कोई एग्जाम होगा। उसके बाद गोवा की है, त्रिपुरा और हिमाचल। देखो सबसे ज्यादा साक्षर कौन सा है भारत में, केरल सबसे ज्यादा साक्षर है। डिजिटल साक्षर भी सबसे पहले बनने वाला केरल ही है। उसके बाद है मिजोरम, जो यहाँ पर 91.3% है। उसके बाद थर्ड पे गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल। सबसे कम साक्षर कौन है, बिहार। दूसरे पे कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। फिर है राजस्थान और झारखंड। देखो पुरुष साक्षर में वो केरल, मिजोरम, गोवा, ये तो सेम ही है, सर्वाधिक साक्षरता और पुरुष साक्षरता, ये आपको सेम ही मिलेंगे। देखो कोई बदलाव नहीं मिलेगा इसमें, लेकिन पुरुष साक्षर थोड़े इसमें ज्यादा है, 96% है। मिजोरम में 91 की जगह 93 है। लेकिन सबसे कम साक्षरता देखो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, ये तो है ही। लेकिन आप देखो अब इसमें आंध्र प्रदेश आ गया, और मेघालय और झारखंड। देखो पुरुषों का इसमें राजस्थान था न्यूनतम साक्षर, लेकिन इस पुरुषों में नहीं है, यानी वहां पर जो महिलाएं हैं ना, वो कम साक्षर हैं। पुरुषों की साक्षरता बहुत है, तो सबसे ज्यादा जो डिफरेंस मिलेगा ना आपको साक्षरता में, वो राजस्थान में मिलेगा। ये पहले पूछा जा चुका है, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के बीच डिफरेंस सबसे ज्यादा कहाँ पर है, राजस्थान में। सबसे ज्यादा महिला साक्षरता वो केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा, ही तो याद रख सकते हो आप। केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश की जगह नागालैंड आ जाता है, इसमें महिलाएं ज्यादा साक्षर हैं। हिमाचल प्रदेश में थोड़ी ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है। सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता वाले बिहार है। देखो महिलाओं में राजस्थान सेकंड पे आ गया। यहाँ पुरुषों की जनसंख्या तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन महिलाओं की कम है। बिहार तो हर जगह आपको फर्स्ट पर मिलेगा एजुकेशन में इसमें। उसके बाद है झारखंड है थर्ड पे, और जम्मू कश्मीर, और ये याद रखना। तो देखो सर्वाधिक साक्षरता वाले प्रतिशत में ये दोनों टेबल सेम हो गई, ये टेबल और वो ऊपर वाली टेबल सेम हो गई। उसके बाद महिलाओं वाले में तो ये ऊपर तो सेम ही रहेगा, केरल, मिजोरम, बिहार, अरुणाचल पे ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन राजस्थान का ये याद रखना डिफरेंस सबसे ज्यादा मिलता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो शहरों में सबसे ज्यादा गांव में जनसंख्या है, हिमाचल प्रदेश की लगभग 90% जनसंख्या गांव में रहती है। और सबसे ज्यादा जो हिंदू परसेंटेज है वो भी किस में है, हिमाचल में। ये परसेंटेज का बोल रहा हूँ मैं, वैसे जनसंख्या का नहीं बोल रहा। मान लो 100 में से 90 लोग वहां पर आपको हिंदू मिलेंगे। उसके बाद दूसरे पर है बिहार में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, फिर असम में। तो अब तक ये इतना ही पूछा गया था, तो हो सकता है कि आगे इतना पूछा जाए या इससे ज्यादा पूछा जाए। अब सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या वो बताया था, गोवा में सबसे ज्यादा नगरीय लोग रहते हैं, गोवा और मिजोरम में। ये परसेंटेज के हिसाब से है। वैसे जनसंख्या आपको दूसरे स्टेट में मिल जाएगी, लेकिन अगर 100 में से 60 लोग हैं ना, वो गोवा में शहरों में रहते हैं। अब है नेक्स्ट हमारा, सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या। देखो ये परसेंटेज में नहीं है, परसेंटेज में तो कौन था, गोवा था, लेकिन नॉर्मल है। तो महाराष्ट्र में नगरीय जनसंख्या ज्यादा है, फिर है यूपी। महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु, ये तीन स्टेट है, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। सबसे कम नगरीय जनसंख्या सिक्किम में। लेकिन अगर परसेंटेज में देखते तो हिमाचल प्रदेश में था, क्योंकि वहां पर 90% तो लोग तो गांव में रहते हैं। अगर वैसे जनसंख्या देखे जाए तो सिक्किम में, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद देखो आगे देख चलते हैं। सबसे ज्यादा एससी कहाँ पर है, पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में, 80% में। और ऐसी जनसंख्या सबसे सर्वाधिक है अनुसूचित जाति, ऐसी जनसंख्या वाले राज्य यूपी में है। ये जो परसेंटेज में था ये नॉर्मल है। तो सबसे ज्यादा एससी यूपी और पश्चिम बंगाल में, बिहार में है। इसमें पंजाब में परसेंटेज में, पंजाब में सबसे ज्यादा एससी है। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। लेकिन इसमें देखो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट के, तो इनमें एससी कोई भी नहीं है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। सबसे ज्यादा एसटी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद है महाराष्ट्र, थर्ड पे है उड़ीसा। याद रखना, तीन तो पक्के याद रखने पड़ेंगे आपको किसी भी हालत में।
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। झारखंड में एसटी जनसंख्या के मामले में झारखंड है, इतनी है, ठीक है। अगर परसेंटेज का देखें एसटी तो सबसे ज्यादा मिजोरम। अगर वैसे देखें तो जनसंख्या के मामले में मध्य प्रदेश है, परसेंटेज में मिजोरम और नागालैंड है, एसटी में ज्यादा पाई जाती है, मेघालय में। मिजोरम, नागालैंड और मेघालय, यानी नॉर्थ ईस्ट में एससी एसटी की जनसंख्या परसेंटेज ज्यादा है। सबसे ज्यादा मिजोरम, नागालैंड और एसटी के मामले में झारखंड का 11वां स्थान है। तो हरियाणा पंजाब में कोई भी एसटी नहीं है, और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी एससी नहीं है। अब देखो केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज्यादा ज्यादा जनसंख्या वाला यूटी दिल्ली, सबसे कम वाला लक्षद्वीप। सबसे ज्यादा दो वृद्धि हुई है, वो हुई है दादरा नगर हवेली में परसेंटेज में। फिर हुई है दमन द्वीप में। सबसे कम वृद्धि हुई है लक्षद्वीप में। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली का 11,320, सबसे कम है ना इसका अंडमान का 46। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात पांडिचेरी का है 1037। केरल के बाद पांडिचेरी का स्थान आता है वैसे तो, अगर ऑल मिलाएं तो सबको मिलाएं। जो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात दमन और द्वीप में, देखो 618, बहुत कम है, हरियाणा से भी कम है इनका लिंग अनुपात में। उसके बाद देखो सबसे ज्यादा शिशु लिंग अनुपात वो ये केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में, सबसे कम आपको दिल्ली में मिलेगा शिशु लिंग अनुपात, यानी 0 से 6 साल तक का मापा जाता है। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला लक्षद्वीप है, सबसे कम वाला दादर नगर हवेली। सबसे कम साक्षर है लोग कहाँ पर हैं? दादर नगर हवेली। यो यूटी की बात हो रही है, ये स्टेट की बात नहीं है। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता लक्षद्वीप में हो, तो अच्छी सही है। साक्षरता जहाँ ज्यादा मिलेगी पुरुष परसेंटेज में, वहां हमेशा मिलेगी। महिलाओं की भी लगभग रहती है सेम। सबसे कम दादर नगर हवेली। तो साक्षरता में दादर नगर हवेली सबसे कम है, पुरुषों में भी कम है, महिलाओं में भी कम है। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या वाला कौन सा है? दिल्ली। और सबसे कम अंडमान निकोबार, क्यों? क्योंकि वहां शहर कम है अंडमान निकोबार में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। इतने ही लोग हैं, 64,000। लक्षद्वीप के बाद आप दूसरे देख लेना, ये दमन द्वीप, फिर है दादर नगर हवेली, अंडमान, उसके बाद है जो हम पढ़ चुके थे सिक्किम। सबसे ज्यादा ऐसी जनसंख्या चंडीगढ़ में, अगर परसेंटेज के मामले में देखा जाए तो। अगर वैसे गिनोगे तो वो है दिल्ली, अगर परसेंटेज देखेंगे तो चंडीगढ़। तो जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में कोई भी ऐसी नहीं है। ना तो ऐसी हमारे वहाँ नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में है, ना लक्षद्वीप में है, ना अंडमान में है। सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र है लक्षद्वीप, यानी एसटी परसेंटेज में सबसे ज्यादा कहाँ पर है? लक्षद्वीप में। और वैसे देखे जाए तो दादरा नगर हवेली में। दिल्ली, चंडीगढ़ और पांडिचेरी में कोई भी एसटी निवास नहीं करती। तो ये हमारा सेंसस का था। तो आशा है कि आप इसको ध्यान से देखेंगे, और आने वाले आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो लगभग मैं आशा करूंगा कि आपके 99% क्वेश्चन यहाँ से ठीक हो जाएंगे, इतनी मैं उम्मीद करता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।